नमस्ते दोस्तों, मेरे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोबारा से एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये जो मानवा है इसका ओरिजिनल नाम है वॉइडमैन। और सच बोलूं तो ये वाली मानवा बहुत ही ज्यादा हटके होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे ये वाली मानवा अभी तक कोई एक्सप्लेन भी किया है। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी शुरू कर देते हैं। कहानी के शुरू में हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो हम लोगों से बताता है कि मेरी फैमिली पहले इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा शांति से रहा करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स उन सभी का मेमोरी अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अचानक से एक दिन इस पूरी दुनिया में बहुत ही खतरनाक तरीके से वॉर होने लगा। वॉर की वजह से चारों ओर न्यूक्लियर अटैक भी होने लगे और देखते देखते ये पूरी दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होके एक बंजर जमीन बन गया। और अभी यहाँ पे बस कुछ ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस ही बचे हैं। एंड अभी के टाइम पे मेरा जो ओल्ड मेमोरी है वो कुछ ऐसा है कि चारों ओर जितने भी सड़क है वो पूरी तरीके से ऐसे कवर होके रखा है और तो और हवा के नाम पे सिर्फ स्मोक या फिर धूल ही धूल। और तो और जितने भी लोग हैं उन सभी का उतरा हुआ चेहरा, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के मुंह पे स्माइल भी थे, लेकिन ये स्माइल भी तब तक ही रहा जब तक वे सभी यहाँ पे नहीं आए थे। वे सभी लोग जो कि अचानक से धरती पे अपेयर होने लगे और इन सभी को यहाँ पे गॉड कहा जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का ये कहते ही अभी हम लोग को बहुत सारे इसी तरीके का गॉड को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग जगह पे अपेयर होने लगे। और देखते देखते ये सभी लोग अभी ह्यूमन से कहने लगता है कि तुम सभी छोटे भेड़ के बच्चे हम जैसों की पूजा करो, हम लोग तुम लोगों के मास्टर है, हम लोग इस दुनिया को एक नया मोड़ पे लेके जाने वाले हैं। और देखते देखते इसी तरीके से जो सिविलाइजेशन है गॉड के नाम पे दोबारा से संगठन होने लगा, जहाँ पे वे सभी गॉडों का ये कहना है कि अगर तुम सभी को मुक्ति पाना है तो तुम लोगों को अपने नेबर्स का जो सोल है उसे लेके आना होगा और तुम लोगों को ये जो पवित्र स्थान है यहाँ पे आने का एक मौका मिलेगा। अभी हम लोग को 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस वक्त हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो अपने पास से अपना जो फैमिली फोटो है उसे निकाल के बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगता है। इसी समय हम लोग के मेन कैरेक्टर के साइड में एक हट्टा कट्टा मैन आके हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि हे हम लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो अभी तुम मुझे फॉलो करो। और ये जो मुंडा है मतलब जो हट्टा कट्टा मैन है, इसका नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं इसका नाम माचो मैन रख देता हूँ। तो इससे माचो मैन से इस बात को सुनने के बाद अभी हम लोग का मेन कैरेक्टर माचो मैन के पीछे पीछे कहीं पे जाने लगता है। और इसी तरह कुछ देर तक चलने के बाद एक जगह पे आके रुक जाता है और सामने की तरफ अपने गर्दन को ऊंचा करके कुछ देखने लगता है। तो इस समय हम लोग को एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली अभी देखने में इजिप्शियन जो गॉड है उन्हीं के घर के तरह ही लग रहा था। और ये जो जगह है ये एक धर्म स्थल होता है, वो भी गॉड ऑफ गोल्ड का, बेसिकली जिसके पास गोल्ड का पावर है। और ये जो गॉड है इसका नाम होता है बेरिक। इसी समय यहाँ पे एक गार्ड आके मेन कैरेक्टर एंड माचो मैन से कहने लगता है कि गॉड बेरिक के इस धर्म स्थल में स्वागत है। और ये कहने के साथ ही अभी गार्ड दोबारा से माचो मैन से पूछने लगता है क्या तुम अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हो। तो इसके रिप्लाई में अभी माचो मैन हंसते हुए कहने लगता है हाँ ऑफ कोर्स। और ये कहने के साथ ही अभी अपने हाथ में जो बेल्ट है उसे गार्ड की तरफ करते हुए कहता है हाँ ये रहा। तो बेसिकली अभी हम लोग को ये जानने के लिए मिलता है कि ये जो धर्म स्थान है इसके अंदर जाने के लिए तुम्हें किसी को सैक्रिफाइस देना होगा या फिर तुम्हें खुद ही सैक्रिफाइस हो जाना होगा। और यहाँ पे जो माचो मैन है वो हम लोग के मेन कैरेक्टर को अभी सैक्रिफाइस के तौर पे लेके आया होता है, ये जो वॉइड या फिर धर्म स्थान जो भी बोलो इसके अंदर घुसने के लिए। और सच बोलो तो अभी का ये जो सीन है ये माहौल है ये थोड़ा थोड़ा कल की मूवी से रिलेट हो रहा है। तो अभी हम लोग को मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे कि अभी दोनों गार्ड पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगता है। और दूसरी तरफ माचो मैन को एक और गार्ड अभी कहने लगता है कि ब्रदर तुम मेरे साथ चलो। और देखते देखते अभी माचो मैन एंड हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है ये दोनों अभी अलग अलग हो जाता है। और अभी हम लोग का मेन कैरेक्टर हम लोगों को बताता है कि मेरा यहाँ पे आने का बस एक ही मकसद है कि मैं ये जो बेरिक गॉड है इनसे जाके एक बार मिलूं। तो इस समय मेन कैरेक्टर का इस सोचते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को मेन कैरेक्टर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली गॉड की वजह से ही अभी मेन कैरेक्टर का जो माता पिता एंड भाई है वो सभी मारा जाते हैं, जिसके कारण अभी मेन कैरेक्टर इस पूरी दुनिया में जितने भी गॉड है उन सभी से एक एक बार करके मिलना चाहता है। एंड ऑब्वियसली इसका बस एक ही कारण होता है कि हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो इस दुनिया में जितने भी गॉड है उन सभी का सफाया करना चाहता है, उन सभी को नरक भेजना चाहता है। तो अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को वॉइड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बार के अंदर अभी हम लोग को माचो मैन को भी अंदर की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। और जैसे यहाँ पे माचो मैन अंदर की तरफ आता है वैसे इस बार में काम करने वाला एक पर्सन जो कि अभी माचो मैन को वेलकम करता है। तो इस समय माचो मैन उस लौंडे से कहता है मुझे कुछ ठंडा दिला दो। तो इस समय वो पर्सन अभी बोतल में कुछ शेक करते हुए माचो मैन से पूछने लगता है ब्रदर पहले तो मैंने तुमको यहाँ पे नहीं देखा, क्या तुम इस वॉइड के अंदर नया हो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी माचो मैन कहता है हाँ मैं यहाँ पे न्यू आया हूँ। ऑयल मैंने सुना है ये जो धर्म स्थल है मतलब ये जो वॉइड है इसके अंदर जो भी पाया जाता है वो सोने का ही होता है। तो इसके रिप्लाई में अभी वो जो पर्सन है वो अभी एक ड्रिंक को सर्व करते हुए अभी रिप्लाई में कहता है हाँ यहाँ पे जो कुछ भी पाया जाता है वो सोने का ही है।
तो इस समय अभी ये जो ड्रिंक है इसे लेते हुए माचो मैन वे पर्सन से कहने लगता है कि अच्छा मुझे लगता है बेरिक का जो पावर है वो गोल्ड क्रिएट करने वाला है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो पर्सन हंसते हुए अभी कहने लगता है नहीं, यहाँ पे जो भी आते हैं उन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस सुनने के बाद अभी माचो मैन पूछता है तो आखिरकार उनके पास कौन सी पावर है। तो इसके रिप्लाई में अभी वो पर्सन कहता है उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। मतलब बेरिक किसी भी चीज को, बेसिकली जो चीज सोने का नहीं होता है उस चीज को सोने में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे वो चीज पानी हो, कोई पत्थर हो या फिर और ऐसा कोई चीज हो। मतलब इस दुनिया में पाए जाने वाला कोई भी चीज हो उन सभी को बहुत ही आराम से सोने में कन्वर्ट कर सकता है। और हाँ, तुम भी बहुत ही जल्दी कुछ गोल्ड को रिसीव करने वाले हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद अभी वो पर्सन दोबारा से अपने दोनों हाथों में एक छोटा और एक बड़ा कटोरी को पकड़ते हुए अभी दोबारा से कहने लगता है कि तुम्हारा जो सैक्रिफाइस है अगर वो बेरी गॉड को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है तो वो तुम्हें बहुत कुछ देने वाली है, लेकिन अगर तुम्हारा जो सैक्रिफाइस है वो अगर बेरी गॉड को उतना भी ज्यादा पसंद नहीं आती है तो फिर भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगी। तो इस समय वे पर्सन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी माचो मैन उसी पर्सन से पूछने लगता है कि कभी ज्यादा या फिर कभी कम ऐसा क्यों होता है। तो इस बात के रिप्लाई में अभी वे पर्सन हंसते हुए माचो मैन से कहने लगता है कि क्योंकि उसके पास आर्ट को कलेक्ट करने की एक अद्भुत हॉबी है। और वे पर्सन का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को अभी तो गोल्डन स्टैचू को दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टैचू तो एक बुढ़े का होता है जो कि बेसिकली अभी डांस कर रहा होता है और दूसरा स्टैचू एक बच्चे का होता है जो कि अभी सिंगिंग कर रहा होता है। और अभी इन दोनों स्टैचू को पकड़ते हुए अभी जो बेरी गॉड है वो अभी किसी एक पर्सन से कहने लगता है कैसा है ये दोनों स्टैचू एक कैसा है और ये दोनों मेरे कलेक्शन के अंदर आती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया है। इस वक्त तो हम लोग को इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टैचू को दिखाया जाता है। और हाँ, यहाँ पे अभी आप लोग जितने भी स्टैचू को देख रहे हो ये सभी सोने का ही बना होता है। इसी समय हम लोग को तो अभी हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है उसे भी दिखाया जाता है जैसे कि अभी एक कुर्सी के साथ बांध के रखा हुआ होता है। और मैं तब से इसे मेन कैरेक्टर का ही जा रहा हूँ। क्या करे, इसके नाम के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है, तो चलो मैं ही इसका नामकरण कर देता हूँ। तो आज से और अभी से हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है साओयान। और हाँ, बैटल थ्रू द हेवन साओयान, समझ रहे ना। और हाँ, इस नाम को सुनने के बाद कोई गुस्सा मत होना और कमेंट में गाली भी मत देना, क्योंकि हम लोग का मेन कैरेक्टर साओयान से थोड़ा सा भी कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होने वाला है, क्योंकि आप लोग समझो गॉड से भिड़ने वाला है हम लोग का मेन कैरेक्टर। तो उस हिसाब से देखे तो इसका नाम जो साओयान है ये हाँ जचता है। तो बहुत कर लिए बकवास, अभी बैक टू द स्टोरी। अभी बेरी के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हम लोग का जो साओयान है वो घंटा भी रिप्ले में कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप एक ही नजरों से अभी गॉड की तरफ ही देख रहा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी बेरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साओयान से पूछने लगता है हे तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन इस समय साओयान इस बात के रिप्ले में भी अभी बेरिक से कुछ नहीं कहता है। तो बेरिक भी अभी उठ खड़ा हो जाता है और साओयान से बोलने लगता है तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है उससे मुझे साफ साफ अंदाजा लग रहा है ये जो स्टैचू है ये तुम्हें घंटा भी पसंद नहीं आई है। और ये कहने के साथ ही अभी बेरिक वो दो जो स्टैचू थे उसे फेंक देता है, जिसके कारण वो दोनों स्टैचू अभी मिट्टी की बना हुआ स्टैचू की तरह चकनाचूर हो जाता है। और इस सीन को देखने के बाद मुझे तो बस नैरेटर से एक ही बात पूछना है, मतलब जो क्रिएटर है उससे बस एक ही बात पूछना है कि ये सोना है या फिर मिट्टी है, कि भाई थोड़ा सा नीचे गिरते ही पूरी तरीके से टूट के बिखर गया है। और अभी स्टैचू को फेंकते ही गॉड बेरिक एकदम सीधा साओयान के सामने आके रुक जाता है और कहने लगता है हाँ, सच बोलो तो मुझे भी ये दोनों स्टैचू उतना भी ज्यादा पसंद नहीं है। और मेरा जो बिलीवर है वे सभी हमेशा से जो इजी टारगेट है उन सभी को पकड़ के यहाँ पे लेके आते हैं। और ये कहने के साथ ही अभी ये जो बेरी गॉड है वो दोबारा से अपने जीप को इस बार लपलपाते हुए दोबारा से साओयान से कहने लगता है कि लेकिन ये बहुत दिन हो गया है कि मेरा कोई बिलीवर मेरे लिए तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन को लेके आया है। और ये कहने के साथ ही अभी बेरिक अपनी उंगलियों से किसी एक जगह की तरफ दिखाते हुए अभी साओयान से दोबारा से कहने लगता है कि वो जगह देखो, वहाँ पे वो जगह वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। तो अभी जैसे सामने की तरफ हम लोग को दिखाया जाता है तो हम लोग को सामने की तरफ बहुत सारे गोल्डन स्टैचू को देखने के लिए मिलते हैं। और ये सभी गोल्डन स्टैचू के अंदर मतलब एकदम मिडिल पे एक एम्प्टी स्पॉट को भी देखने के लिए मिलता है। और ये जो एम्प्टी स्पॉट है यहाँ पे ये जो बेरी गॉड है वो अभी साओयान को एक गोल्डन स्टैचू बना के रखने की बात कर रहा होता है। अभी तो ये बेरिक बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी अपना हुलिया चेंज करते हुए अभी कहने लगता है कि फाइनली मेरा जो कलेक्शन है वो भी यंग मैन का वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, वो भी मेरे इस एंटीक पीस के साथ। और ये कहने के साथ ही
अभी बेरिक दोबारा से साउयान के पास जाके साउयान से अभी कहने लगता है, ओ देखो सामने की तरफ वो जो दोनों स्टैचू है, मुझे लगता है उन दोनों स्टैचू को भी अभी हटा देना चाहिए और शायद से अभी भी मुझे 2 स्पॉट खाली रखना चाहिए, क्योंकि वे दोनों पर्सन जब यहाँ पे आए थे तब वे दोनों इंजर्ड होकर रखा था एंड ऑब्वियसली इसका बस एक ही कारण है, कोई क्यों ही जानबूझ के अपने आप को सैक्रिफाइस कराएगा। इसलिए जब ह्यूमन किसी को पकड़ने की कोशिश करता है तब अपने बीच में ही मारपीट करता है और इंजर होता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक ताज्जुब बात है कि तुम एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे आए हो, तुम्हारे ऊपर इवन एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। सच बोलना, तुम उस पर्सन के साथ हो ना जो कि तुम्हें यहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए लेके आया है। और इस समय बेरी गॉड का एक कहते ही अभी हम लोग को माचो मैन को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने कान में उंगली करके जो ईयरफोन है, मतलब जो कान में लगा के बात करते ना एक दूसरे के साथ, उसे एक्टिवेट कर लेता है और कहने लगता है, हे तुम सुन रहे हो ना, जो बेरी गॉड है उसका जो पावर है वो किसी भी चीज को सोने में कन्वर्ट करने की है। और इस समय माचो मैन की इस बात को हम लोग को साउयान के कान में उसी तरीके का एक डिवाइस में बाजते हुए दिखाया जाता है। और इस समय इस चीज को जो बेरी गॉड है वो भी सुन लेता है। तो इस समय बेरी गॉड शाओयान के कान में से वो जो डिवाइस है उसे निकाल लेता है और उसी डिवाइस को पकड़ते हुए अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ और खुश होते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ये जो धर्मस्थल है, मतलब जो वॉइड है, इसके बाहर बहुत सारे लोग गॉड के साथ बगावत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो आज मेरे सामने ही हो रहा है। और ये कहने के साथ ही अभी जो बेरिक है वो उस डिवाइस को अपने उंगलियों से पूरी तरीके से कुचल देता है। और इस समय हम लोग को माचो मैन को भी देखने के लिए मिलता है, जिसके पीछे अभी हम लोग को बेरिक के सोल्जर को भी दिखाया जाता है, जो सभी अभी माचो मैन को पकड़ने के लिए आ गया होता है। जिसे कि महसूस करने के बाद अभी माचो मैन कहने लगता है कि अच्छा, इसका मतलब वे सभी मुझे फाइंड आउट कर लिया है। अभी तो हम लोग को बेरिक को भी दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने एक उंगलियों से शाओयान के छाती पे टच करता है, जिसके कारण अभी शाओयान का बॉडी धीरे धीरे करके गोल्ड में कन्वर्ट होने लगता है। और इस समय बेरिक बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए शाओयान से कहने लगता है कि चलो आप मुझे दिखाओ आखिरकार तुम क्या कर सकते हो, और हाँ जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके मतलब बस 5 मिनट्स के अंदर ही पूरी तरीके से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस बात को सुनने के बाद अभी पहली बार शाओयान अपने मुंह खोलता है और हंसते हुए कहने लगता है, अच्छा ऐसा है क्या, इसका मतलब तुम इस तरीके से जो शोल है उसे पकड़ के एब्सॉर्ब करते हो। तो इसके रिप्ले में अभी बेरिक थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इसके रिप्ले में अभी अपना जो शाओयान है हंसते हुए कहने लगता है कि लेकिन अभी तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तो मेरा सोल है ही नहीं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। तो इस समय शाओयान के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बेरिक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और शाओयान से पूछने लगता है, हे तुम अभी क्या प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो। और एक कहने के साथ ही अभी बेरिक अपने उंगलियों से शाओयान के सिर पे एक छोटा सा छेद कर देता है, लेकिन वहाँ पे खून की जगह पे कुछ ब्लैक कलर की माना या फिर ऑरा कुछ ऐसे निकालने लगता है थोड़ा थोड़ा करके। तो इस चीज़ को देखने के बाद अभी बेरिक बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए अभी शाओयान से पूछने लगता है, आखिरकार तुम चीज़ क्या हो और ये क्या है। तो इस समय शाओयान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए और जोर जोर से हंसते हुए बेरिक से कहने लगता है कि क्या तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्या, मैं मेरे सोल को पहले ही बेच चुका हूँ। तो अभी बेसिकली सीन क्या है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। शाओयान को ये तो पता होता है कि जितना भी गॉड है वो सभी इंसान के सोल को एब्सॉर्ब करके पावरफुल बनता है, तो इसी कारण ही शाओयान ने डेमन के पास जाके अपने सोल को बेच दिया। अभी बेरिक शाओयान की फोरहेड में जो छेद होकर रखा है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और सच बोलो तो मैंने अभी तक इस तरीके का कोई भी चीज को नहीं देखा है। और ये बोलने के साथ ही अभी बेरिक बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और चिंता करते हुए कहने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके पास तो कोई सोल है ही नहीं। और ये कहने के साथ ही अभी बेरिक अपने मुट्ठी को कस लेता है और अपने मुट्ठी को कसते हुए अपने मुट्ठी के अंदर बहुत सारे एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है, मतलब गैदर करने लगता है और कहता है, बहुत बुरा हुआ, जैसा कि तुम्हारे पास कोई सोल है ही नहीं, तो तुम किसी एक कचरे से कोई भी कम नहीं हो। और ये कहने के साथ ही अभी बेरिक बहुत ही जोर से शाओयान के ऊपर एक पंच को धार देता है और इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे बहुत ही तेज रोशनी भी चमकने लगती है। और बेसिकली ये जो पंच है बेरिक ने इस सीधा शाओयान के चेहरे के ऊपर मतलब सिर के ऊपर क्या होता है। और अभी शाओयान से बेरिक कहने लगता है कि हाँ, और एक चीज मैं तो तुम्हें कहना भूल गया, यहाँ पे ऐसा कोई भी बिंग नहीं है जो कि गॉड को मार पाए। और एक कहने के साथ ही अपने पावर को बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण अभी यहाँ पे बहुत ही तेज एक लाइट की बीम निकलती है। और देखते देखते अभी हम लोग को शाओयान के सिर तो छोड़ो, एक तरीके से आधा बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ अभी बेरिक
बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए साओयान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुमने बहुत ही घटिया एक ट्रिक खेला है और मुझे लगता है कोई दूसरा गॉड ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है मेरे साथ ट्रिक करने के लिए। और ये कहने के साथ ही अभी अपने सामने खड़ा हुआ एक पर्सन से कहने लगता है, हाई प्रीस्ट, जल्दी से ये पता लगाओ आखिरकार इस साओयान किस गॉड के अंडर सर्व करता है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई ऐसा गॉड है जो कि इसे बैकअप दे रहा है। बेरी का भी हाई प्रीस्ट से ये सब कुछ कह ही रहा था। इसी समय हम लोग को साओयान को दिखाया जाता है जो कि अभी धीरे धीरे करके उठ खड़ा होता है और यहाँ पे साओयान का जो अपीयरेंस है वो भी थोड़ा थोड़ा करके चेंज होने लगता है। मतलब उसके हाथ में गर्दन पे काले काले कलर का कुछ दिखाया जाता है। तो इस समय साओयान दोबारा से पूरी तरीके से हिल होने के बाद अभी बेरिक से पूछने लगता है पीछे से, तो बताओ आखिरकार ऐसा कोई भी चीज क्यों नहीं है जो कि गॉड को मार पाए। तो अचानक से पीछे से साओयान की आवाज को सुनने के बाद बेरिक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। शॉक तो छोड़ो, अभी बहुत ही ज्यादा घबराने भी लगता है। लेकिन इसी समय साओयान जो कि बेरिक के कंधे पे अपने हाथ को रखते हुए बेरिक से कहता है, क्या मैं इसे एक बार टेस्ट करके देख सकता हूँ कि मैं किसी गॉड को मार पाता हूँ या नहीं। और इस समय साओयान का ये कहते ही अभी हम लोग को साओयान के पीछे एक बहुत ही बड़ा डेविल को दिखाया जाता है। और सच में ये जो सीन है इसे देखने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके गूज़बम्प जैसे फील आने लगता है। और देखते देखते इस समय साओयान बेरिक का एक तरफ का हाथ पूरी तरीके से उखाड़ लेता है, जिसके कारण अभी बेरिक दर्द के मारे एक पागल कुत्ते की तरह चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। और इस समय बेरिक दर्द के मारे चिल्लाते हुए अभी आसपास जितने भी सोल्जर है उन सभी से कहने लगता है, मार दो इस लौंडे को, यहीं पे जान से मार दो। तो बेरिक के मुंह से ऑर्डर पाने के बाद यहाँ पे मौजूद जितने भी गार्ड है वो सभी लोग अपने अपने भाला को उठा के साओयान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इस समय साओयान कुछ तो करता है जिसके कारण उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारे लाइटिंग लेजर बाहर की तरफ आने लगती है, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी सोल्जर थे वो सभी लोग टुकड़ों में बांट जाता है। लेकिन इस समय इस अटैक को करने के बाद साओयान थोड़ा अपने आप ही इंजर्ड हो जाता है। उसके मुंह के अंदर से ब्लैक कलर की ब्लड बाहर की तरफ आने लगता है। तो हम लोग को ये जानने के लिए मिलता है कि अगर कोई अंडरवर्ल्ड में मतलब डेमन के पास अपने सोल को बेच के अगर कोई पावर हासिल करता है तो उस पावर के बदले उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। और इसी वजह से ही अभी जो साओयान है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। साओयान अभी अपने मन में ही कहने लगता है, व्हाट द हेल, ये जो दर्द है ये बहुत ही ज्यादा है और किसी नाटक से कम नहीं है। लेकिन इसी समय हम लोग को बेरिक को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे जितने भी स्टैचू थे सोने का बना हुआ उन सभी के अंदर से सोने को एब्सॉर्ब करने लगता है और कहने लगता है कि तुम तुझ ह्यूमन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम एक गॉड के ऊपर अटैक करो। अभी से मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने वाला हूँ। तो अभी दोबारा से बेरिक को रिवाइव होता हुआ देखने के बाद अभी साओयान अपने मुंह के अंदर से खून को साफ करते हुए कहने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था तुम्हें एक मिड लेवल डेमन के साथ हराया नहीं जा सकता। तो अभी मेरे पास हेल का जो लॉर्ड है उसके पावर को बोरो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। और ये कहने के साथ ही अभी अपना जो साओयान है वो धीरे धीरे हेल का जो लॉर्ड का पावर है उसे एक्टिवेट करने लगता है। और देखते देखते अभी साओयान का हम लोग को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कूल लुक दिखाया जाता है। और शायद से इसी लुक को मैं थंबनेल में भी यूज करने वाला हूँ। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को वही मैचो मैन को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे जितनी भी गार्ड आया होता है उन सभी को धोबी पाचार की तरह धो दिया होता है। और उन सभी के बॉडी के ऊपर बैठा हुआ हंसते हुए कहने लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि साओयान अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। और इस वक्त माचो मैन का ये कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को साओयान के पिता, माता एंड भाई को दिखाया जाता है। बेसिकली ये सब कुछ अभी साओयान सोते सोते सपना देख रहा होता है। और लिटरली इस समय साओयान अपने पेरेंट्स की खून से लथपथ जो कपड़ा है उसके ऊपर अभी सो रहा होता है। और देखते देखते अभी साओयान अपने बाप का जो टी शर्ट है उसे पकड़ के अभी रोने लगता है। इसी समय यहाँ पे माचो मैन एंट्री करता है और साओयान का ये हालत देखने के बाद अभी साओयान से कहने लगता है, तुम्हारा हालत देखने के बाद तो यही लग रहा है कि तुम अपने बहुत ही ज्यादा करीबी किसी को खोए हो। और ऐसे भी आजकल के दुनिया में ये थोड़ा सा भी रेयर नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग धर्मस्थल या फिर वॉइड जो भी बोलो उसके अंदर जाने के लिए एक दूसरे को इसी तरह मारते पीटते हैं, एक दूसरे को सैक्रिफाइस कराने के लिए। और देखते देखते ये जो ह्यूमैनिटी है इन गॉड्स की वजह से पूरी तरीके से हेल में कन्वर्ट हो रहा है। और इस समय माचो मैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद साओयान अभी कुछ नहीं कहता है, बस माचो मैन के चेहरे की तरफ ही देखने लगता है। तो इस समय माचो मैन साओयान के सामने बैठते हुए साओयान से कहने लगता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके का एक दुनिया क्या इसे चेंज किया जा सकता है। तो इस बात के रिप्लाई में अभी साओयान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए माचो मैन से कहता है, चेंज
तुम्हारा मतलब इस दुनिया को चेंज करने से है ना। ऐसे भी ये दुनिया पूरी तरीके से अभी एक मैसी बन चुका है और चाहे तुम कुछ भी कर लो ये दुनिया दोबारा से कोलैप्स हो जाएगी। तो इस समय शाओयान के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद माचो मैन जोर जोर से हंसते हुए शाओयान से कहने लगता है कि तुम्हारा आंसर है, इससे लगता है कि ये दुनिया और कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो क्यों ना इस दुनिया को टुकड़ों में भाग किया जाए और उसी टुकड़े से दोबारा से इस दुनिया को रिबिल्ड किया जाए। तो इस समय माचो मैन के इस बात को सुनने के बाद अभी शाओयान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो इस समय माचो मैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है, मुझे माफ करना क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा लेट दे रहा हूँ। मेरा नाम वाल्टर है और मैं ईस्ट में जो नॉन बिलीवर टीम है उन सभी को लीड करता हूँ। तो मैं तब से जिसे माचो मैन कह रहा था उसका नाम तो वाल्टर निकला। कोई ना, हम इसे माचो मैन ही कहलाएंगे। अभी माचो मैन शाओयान से दोबारा से कहने लगता है कि हाल ही में हम लोग को कुछ ऐसा वेपन मिला जो कि गॉड को मार सकता है और वो जो वेपन है वही मुझे यहाँ तक लेके आया जहाँ पे मुझे तुम मिले। और ये जो वेपन है ये देखने में थोड़ा चारकोल टाइप का लग रहा है जिसके ऊपर थोड़ा सा आग लगा हुआ है। तो इस समय माचो मैन ये चारकोल टाइप का जो वेपन है इसे शाओयान की तरफ करते हुए शाओयान से कहने लगता है, तो बच्चे ये जो गॉड किलिंग वेपन है ये तुम्हें चूज किया है गॉड लोगों को मारने के लिए। तो इस वक्त माचो मैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद शाओयान भी अपना हाथ आगे की तरफ करते हुए माचो मैन के पास से ये जो वेपन है या फिर चारकोल का टुकड़ा है इसे अपने पास ले लेता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बैरिक अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए और अपने आप को रिजेनरेट करते हुए अभी कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम डेविल के पावर को यूज कर रहे हो मुझे मारने के लिए, क्या मैं सही हूँ? लेकिन इसमें क्या, तुम चाहे डेविल का पावर या फिर डेमन का पावर कुछ भी यूज करो फिर भी तुम भगवान के सामने एक तुच्छ ह्यूमन हो, मतलब एक तुच्छ सा मॉर्टल। और ये कहने के साथ ही अभी बैरिक धीरे धीरे करके अपने पूरे बॉडी को सोने से कवर अप कर लेता है और एक ह्यूज स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है। और इस समय बैरिक का ये रूप देखने के बाद अभी शाओयान हंसते हुए बैरिक से कहने लगता है, ओ ये मैं तब से तो इसी चीज का ही वेट कर रहा था, फाइनली तुमने मुझे कुछ अमेजिंग चीज को दिखाए हो। अभी तो हम लोग को बैरिक को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एक हाथ में बहुत ही ज्यादा एनर्जी को चार्ज करने लगता है और चार्ज करने के बाद शाओयान के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम तुच्छ ह्यूमन, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि अथॉरिटी के साथ पंगा लेना मतलब अपने कबर से जाके मिलना, चाहे तुम्हारे पास सोल हो या फिर ना हो, मैं तुम्हें आज धीरे धीरे करके दर्द दे दे के मारूंगा। लेकिन इसी समय कुछ अजीब सा होता है। शाओयान जो कि अचानक से गॉड के बॉडी को चीरता हुआ बाहर की तरफ आता है और इस समय शाओयान के पावर का ये झलक देखने के बाद गॉड भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। कब उसका बॉडी दो हिस्से में भाग हो गया उसे तो घंटा भी पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस वक्त शाओयान इस अटैक को करने के बाद अपने मन में ही कहता है, मैं मेरे लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। शाओयान अपने मन में ऐसा कुछ सोच ही रहा था, लेकिन शाओयान अभी ऊपर की तरफ मतलब गॉड का जो स्टैचू है उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस समय हम लोग को उसी गॉड को दोबारा से जुड़ता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे गॉड अभी अपने आप को रिजेनरेट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो छोटा मोटा ट्रिक है ये मेरे ऊपर नहीं काम करने वाला है, और चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम तुम्हारे लाइफ पे दोबारा से आ पाते हो या नहीं। मैं तुम्हें निचोड़ लूंगा, तुम्हें पूरी तरीके से क्रश कर दूंगा, तुम्हें तोड़ मरोड़ दूंगा। और ऐसा कुछ कहते कहते अभी एक गॉड अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है, दोबारा से अपने आप को हिल करा लेता है और देखते देखते अभी बहुत ही तेजी से एक बहुत ही पावरफुल अटैक शाओयान के ऊपर लॉन्च कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ का जो जमीन है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। और बेरी का ये जो अटैक है इसे देखने के बाद बेरी के आसपास जितने भी सोल्जर थे वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, सर बेरिक प्लीज आप इतना भी ज्यादा ओवर वर्क मत कीजिए, नहीं तो ये जगह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस टाइम बेरिक इतने में नहीं सुनता है, वो अपने पावर को लगातार इंक्रीज करने लगता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी यहाँ पे मौजूद जितने भी सोल्जर है वो सभी लोग यहाँ पे अपने जान को बचाते हुए भागने लगता है और कहने लगता है भागो, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये बहुत ही जल्दी कोलैप्स होने वाला है। अभी तो हम लोग को टेम्पल के बाहर के लोगों को भी देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे भेसा भी अभी बेरिक के पावर की वजह से भूकंप जैसा कुछ महसूस करने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को माचो मैन के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माचो मैन अपने पाँव से अभी एक गार्ड का जो मार्क्स है उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए उसे तोड़ देता है। तो इस समय माचो मैन का ये रूप देखने के बाद अभी वो पर्सन मतलब जो माचो मैन को ड्रिंक दे रहा था वो अभी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए माचो मैन से कहने लगता है, तुम लोग अब गॉड के अनबिलीवर हो ना, अभी देखो तुमने क्या कर दिया और तुम्हारी इस काम की वजह से भेस अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। तो इस बात को सुनने के बाद अभी माचो मैन कहने लगता है कि हे आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसे भी जब तुम यहाँ पे पहली बार आए थे तब तुम्हें भी तो एक शिकार की तरह ही यूज किया गया था ना, और ऐसे भी तुम भी तो वही पर्सन हो ना जो कि यहाँ पे आने के लिए अपने साथी का सैक्रिफाइस दिया है। लेकिन कोई ना, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे आने के बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पा रहे हो? तो इस समय माचो मैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद
बाद वे पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी तो माचो मैन वे पर्सन से ये भी कहता है, नहीं, जो बेरिक है वो तुम लोग को एक नॉर्मल बीइंग की तरह नहीं देखता है, वो तो बस अपने फायदे के लिए तुम सभी को यहाँ पे रखा है। अभी तो हम लोग को वे पर्सन का जो हालत है उसे भी चेंज होता हुआ दिखाया जाता है। मतलब वे पर्सन अभी धीरे धीरे करके सोने का बन रहा होता है। तो इस समय माचो मैन यहाँ से जाते हुए वे पर्सन से कहता है कि जो बेरिक है वो हमेशा से तुम लोग को खुद के लाइफ के स्पैम के लिए यूज करते हुए आया है। और ये कहने के साथ ही माचो मैन अभी ये जो बाहर है इससे बाहर की तरफ आ जाता है और सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, तुम तो मेरे सोच से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए हो और अभी तक तो तुम 50,000 सोल को एब्सॉर्ब तो कर ही होंगे। और माचो मैन का एक कहते ही अभी हम लोग को माचो मैन के सामने अभी गॉड बेरिक को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने आसपास बहुत सारे ह्यूमन को स्टैचू करके उड़ा रहा होता है। मतलब उन सभी के सोल को एब्सॉर्ब कर रहा होता है और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। और इस समय बेरिक का ये हरकत देखने के बाद माचो मैन कहने लगता है कि तुम इस सब कुछ करके क्या सभी को ही एक साथ एब्सॉर्ब करने वाले हो। माचो मैन ये कह ही रहा था, इसी समय माचो मैन अपने पीछे किसी को आते हुए नोटिस करता है और यहाँ पे देखते देखते एक लड़की अपने बाइक के साथ बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ एंट्री करती है। और ये जो लड़की है इसका नाम होता है कैटी। तो इस समय कैटी को अचानक से यहाँ पे देखने के बाद अभी माचो मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्ला के कहता है, कैटी तुम यहाँ पर? और अपना भूत सा शकल बनाते हुए कैटी से पूछने लगता है, कैटी आखिरकार तुम पागल हो गए हो क्या, और तुम इस जगह पे किस कारण के लिए आई हो? तो इस बात के रिप्लाई में अभी कैटी भी अपना भूत सा शकल बनाते हुए रिप्लाई में कहती है, कैप्टन क्या आप बहुत ही ज्यादा क्रेजी नहीं हो गए हो? पिछले 5 सालों से आपने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन अचानक से आप एक आए हो कि आप फुल स्केल में मतलब अपने पूरे दम के साथ जो गॉड है उन लोग के साथ वार को छेड़ने वाले हो। तो इस बात को सुनने के बाद मैं भला एक ओल्ड मैन को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? तो कैटी के मुंह से अभी ओल्ड मैन ये वर्ड सुनने के बाद अभी माचो मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, ओल्ड मैन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अभी माचो मैन कैटी से कहने लगता है कि अभी हम लोग के पास गॉड के साथ फाइट करने के लिए पावर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे अनप्रिपेयर होकर आया हूँ? तो इस बात को सुनने के बाद कैटी अभी माचो मैन से पूछने लगती है कि आखिरकार आपका ये बोलने का मतलब क्या है? लेकिन अभी कैटी भी तुरंत समझ जाती है कि माचो मैन के पास जो चारकोल टाइप का एक वेपन था जिससे कि गॉड को मारा जा सकता है, शायद से माचो मैन उसके लिए किसी एक होस्ट को ढूंढ लिया है। तो अभी माचो मैन भी हंसते हुए कैटी से कहने लगता है, हाँ ये हम लोग के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर है। 5 साल पहले जब पहली दफा मैं सावयन से मिला था उस टाइम पे मैं उसके द्वारा पूरी तरीके से कॉन्विंस्ड हो गया था। उस टाइम पे सावयन की आंखें जो कि बस अपने रिवेंज को ही चाह रहा था, तो वो गॉड किलिंग वेपन उसके लिए सावयन एक परफेक्ट होस्ट की तरह था। तो इस समय हमें बहुत कुछ बताया गया है जो कि मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। बेसिकली वो जो आर्टिफैक्ट है मतलब वही चारकोल जैसा चीज और जिसके ऊपर लगता है कोई आग लगा के रखा है, उसी चीज को अगर कोई एक्टिवेट करना चाहता है तो उसका बस एक ही रास्ता है कि उस चीज को जो होस्ट है उसे अपने दिल के अंदर घुसाना होगा। तो उस टाइम पे सावयन ने वही किया था। सावयन ने बिना किसी हेजिटेट के वो जो आर्टिफैक्ट है उसे अपने छाती पे घुसा लिया था, जिसके कारण सावयन का जो बॉडी है वो पूरे 5 साल तक एक ही तरीके से पड़ा हुआ था। मतलब कोमा में जाने के बाद जैसा होता है उसी तरीके से पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ महीने पहले सावयन जो कि अचानक से होश में आया। तो बेसिकली यहाँ पे सीन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, जब कोई इस तरीके का कोई आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसका जो सोल है वो पूरी तरीके से अंडर वर्ल्ड में चला जाता है और अंडर वर्ल्ड के अंदर जो डेविल है मतलब जो डेमन है उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो सावयन को जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बनाने में पूरे 5 साल लग गया और 5 सालों के बाद सावयन जो डीमन है उन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के दोबारा से अपने बॉडी पे आ गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सावयन का जो सोल है वो अभी भी अपने बॉडी पे नहीं है। इसका मतलब सावयन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अपना जो सोल है उसे डेमन या फिर डेविल जो भी बोला अंडरवर्ल्ड में जो रहता है उसे दे दिया। तो इस वक्त माचो मैन के मुंह से इन सभी कहानी को सुनने के बाद अभी जो कैटी है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है, क्या एक डेड पर्सन दोबारा से जिंदा हो गया? तो इस बात के रिप्लाई में अभी माचो मैन हंसते हुए कैटी से कहने लगता है, हाँ क्योंकि वो अभी जो डेविल है अंडरवर्ल्ड का जो डेविल है उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में सक्षम हो गए। अभी तो हम लोग को सावयन को भी दिखाया जाता है जो कि अभी दोबारा से हील होने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है, बेरिक से जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था अभी वो किसी भी तरह कोई भी हेजिटेट नहीं कर रहा है। और हाँ, मैं तो तब से इसी पल का ही इंतजार कर रहा था। और ये कहने के साथ ही अभी अपना सावयन दोबारा से अपना एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल करने लगता है। तो इस समय सावयन का ये पावर देखने के बाद मतलब इस तरीके का हालात को देखने के बाद अभी कैटी माचो मैन से पूछने लगती है कि क्या ये वही पावर है? तो इसके रिप्लाई में अभी माचो
माचोमैन कहने लगता है हाँ ये वही पावर है जो कि इवन एक गॉड को भी मार सकता है। और इस वक्त माचोमैन का एक कहते ही अभी हम लोग को एक ऐसी नजारा दिखाई जाती है जो शायद से आप लोग किसी मानवा में देखे होंगे। अभी सामने की तरफ हेल के अंदर का एक गॉड आ जाता है और ये जो गॉड है इसका नाम होता है अग्नि। और जो अग्नि नाम है इसे सुनने के बाद आप सभी को ये तो अंदाजा हो ही गया है कि ये जो गॉड है ये होता है आग का देवता, वो भी अंडरवर्ल्ड का। तो ये कितना ज्यादा पावरफुल है वो तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। और यहाँ पे ये जो अग्नि गॉड है इसे सामना करने के बाद शाओयान अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए कहने लगता है सोने की वादा की गई शक्ति जिसे अब हम शिकार करने के लिए तैयार है और अब मुझे अपना पावर उधार दीजिए। और इस समय शाओयान का ये कहते ही द किंग ऑफ द फ्लेम्स दैट रूल द हेल ऑफ इनजस्टिस, मतलब अग्नि का एक बहुत ही भयंकर रूप को दिखाया जाता है। तो इस समय अग्नि भी अपने सिर के ऊपर जो मुकुट है उसे अभी शाओयान को देने लगता है और मुकुट देने की वजह से शाओयान के अंदर अभी अग्नि का बहुत ही ज्यादा ओवर व्हीलिंग पावर एक्टिवेट होने लगता है और शाओयान का जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है। देखते देखते शाओयान अभी एक पूरी तरीके से डेविल में कन्वर्ट हो जाता है जिसके सिर के ऊपर अग्नि का मुकुट होता है। और सच बोलो तो अभी ये सब कुछ देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज हैपनिंग। मुझे पता है ओवर रिएक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैं आईसो स्पीड का वीडियो देख के आया हूँ ना, तो समझा करो यार, फीलिंग को समझो। सो बैक टू द स्टोरी। अभी शाओयान ये जो डेविल फॉर्म है इसे पूरी तरीके से अचीव करने के बाद अभी बैरी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और देखते देखते उछल के बैरी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इस समय बैरी का साइज और जो शाओयान का साइज इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर दिखाया जाता है और देखते देखते बैरी शाओयान को अभी अपने मुट्ठी में कस लेता है और उसे कुचलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी शाओयान ही होता है। शाओयान अभी मुट्ठी के अंदर से ही एक ही पंच से बैरिक के मुट्ठी को पूरी तरीके से क्रश कर देता है। लेकिन वेट, यहाँ पे बैरिक का सिर्फ मुट्ठी क्रश नहीं होता है, बैरिक का वो हाथ इस पंच की वजह से वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन रुको, यहाँ पे शाओयान वो तो बैरिक के हाथ को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी नहीं रुकता है। शाओयान जो कि अभी भी उछल के बैरिक के सिर के ऊपर जाने लगता है और ऐसा कुछ करते टाइम शाओयान जोर जोर से दहाड़ने भी लगता है। और इस समय शाओयान जैसे ही बैरिक के एकदम सिर के ऊपर आ जाता है वैसे ही शाओयान अभी बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे मेरे हड्डी तक चला दो। और ये कहने के साथ ही एक ऐसे स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण बैरिक के सिर के ऊपर अभी हम लोग को एक बहुत ही बड़ा हाथ को दिखाया जाता है। और ये हाथ देखते ही देखते बैरिक को एक कीड़े की तरह मिट्टी के साथ कुचलने लगता है। और ऑब्वियसली ये होता है अग्नि का पावर। और जैसा कि बैरिक का ये जो रूप है ये पूरी तरीके से सोने से बना हुआ होता है, तो अग्नि के कारण बैरिक का भी पिघलने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। और जैसे ही इस समय बैरिक का गोल्डन बॉडी पूरी तरीके से पिघल जाता है वैसे ही हम लोग को बॉडी के अंदर बैरिक को दिखाया जाता है जो कि अभी आग की चपेट में आके जलने लगता है। और जलने के कारण बैरिक का भी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरे लाइफ को एक बार बख्श दो। लेकिन इस समय कौन किसकी बात को ही सुनेगा। तो इस समय बैरिक कुत्ते की तरह इस तरीके से जलने लगता है। तो लगातार इस तरीके से जलने की वजह से बैरिक अभी बहुत ही ज्यादा पेन फील करने लगता है, मतलब बर्निंग जो पेन है ना उसे फील करने लगता है। तो इतना ज्यादा पेन को ना सहने के बाद अभी बैरिक मौत की भीख मांगने लगता है, कहने लगता है मुझे इस तरीके से मत जलाओ, मुझे डायरेक्ट किल कर दो। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, बैरिक जो कि इसी तरीके से अभी मारा जाता है। तो इस समय बैरिक को इस तरीके से मारा जाते हुए देखने के बाद जो कैटी है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है क्या हम लोगों ने फाइनली एक गॉड को मार दिया। और माचोमैन जो कि अभी हंसते हुए कहने लगता है ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी ये दोनों इस तरीके से बातें कर ही रहा था। इसी समय सामने की तरफ धुएं के अंदर से शाओयान बाहर की तरफ आने लगता है और इस समय शाओयान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखा था। शाओयान तो इस समय अपने पास से एक और वुडन आर्टिफैक्ट जैसा कुछ बाहर की तरफ निकाल लेता है और कहने लगता है जिस टाइम पे मैं बैरिक को मार दिया उसके बॉडी के अंदर से उसी टाइम पे मुझे ये चीज मिला। और सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता आखिरकार ये चीज क्या है। तो समय माचोमैन शाओयान के हाथ से आर्टिफैक्ट को लेते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगता है। अभी तो पीछे से जो कैटी है वो पूछने लगती है आखिरकार ये चीज क्या है। तो इस समय माचोमैन रिप्ले में कहने लगता है कि मुझे जहां तक लगता है ये भी एक तरीके का आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये वाला आर्टिफैक्ट शाओयान के पास जो आर्टिफैक्ट है उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। मैं तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि जिस तरीके से शाओयान एक डिफरेंट वर्ल्ड से अपने पावर को बोरो करता है उस तरीके से एक गॉड भी एक डिफरेंट रियलम से अपने पावर को बोरो करता है। तो माचोमैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी कैटी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी तो हम लोग को शाओयान को भी देखने के लिए मिलता है जो कि समय इतना ज्यादा फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक जाता है और अभी थकन के मारे धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। तो इस समय शाओयान को इस तरीके से गिरता हुआ देखने के बाद कैटी शाओयान से पूछने लगती है क्या तुम जिंदा भी हो। तो इस समय शाओयान कैटी को रिप्ले में कहता है कि मैं इसी तरह कुछ दिनों तक सोना चाहता हूँ। और इस समय शाओयान का एक कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को गोल्डन कलर की 3 चेहरे को
दिखाया जाता है। मतलब ये तीनों चेहरा एक बहुत ही बड़ी टावर के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये जो जगह अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये सेंट्रल ग्रैंड श्राइन के नाम से जाना जाता है। अभी तो हम लोग को बहुत सारे लोगों को इसी जगह की तरफ ही जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे इन सभी लोगों के सामने हम लोग को एक और पर्सन को दिखाया जाता है और मेरे हिसाब से इसे पर्सन से ज्यादा एक क्रिएचर कहना ज्यादा बेहतर होगा। अभी तो हम लोग को इसी क्रिएचर के हाथ में एक ब्लैक कलर के स्क्रोल को भी देखने के लिए मिलता है और एक क्रिएचर अभी ऊपर की तरफ देखते हुए अभी वो जो तीन मूर्ति है ना, मतलब जो तीन चेहरा है उसी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पे एक सामनार के रूप से आया हूँ। और वे क्रिएचर का एक कहते ही अभी हम लोग को वो जो तीन गोल्डन चेहरा है उसके नीचे तीन पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये तीनों ही अपर लेवल का गॉड होता है। जहाँ पे एक गॉड कहने लगता है कि फाइनली जो गोल्डन गॉड है वो मारा जा चुका है और उसने अपने आप को रिवील भी किया है। तो इस समय हम लोग को एक और गॉड को देखने के लिए मिलता है जो कि शायद थोड़ा मोटो टाइप होता है और शायद से एक गॉड अभी स्मोकिंग भी कर रहा होता है। और अभी एक गॉड कहने लगता है कि इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट तुम जो प्लान है उसे फॉलो करो। तो इस समय यहाँ पे एक और गॉड जिसे कि देखने के बाद थोड़ा बच्चे टाइप लग रहा होता है, वो अभी कहने लगता है कि टूडू गॉड का जो डिसेंडेंट है उसके लिए जो लास्ट इंग्रेडिएंट है उसे यहाँ पे लेके आओ। तो इस समय इन तीनों गॉड के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो क्रिएचर अपने फौज को लेके कुछ अजीब तरीके का जो क्राफ्ट है, मतलब जो हवाई जहाज है उसे लेके यहाँ से जाने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक बंजर सी जगह पे एक ट्रक गाड़ी को देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे इसी ट्रक के अंदर अभी हम लोग को शाओयान को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था। और इस समय शाओयान के सामने अभी हम लोग को कैटी को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अपने हाथ में गोल्डन गॉड को मारने के बाद उसकी बॉडी से जो आर्टिफैक्ट मिली थी उसे अभी घुर घुर के देखने लगती है। लेकिन कैटी को अभी घंटा भी कुछ समझ में नहीं आती है। तो इस समय कैटी जो छोटा सा विंडो होता है कार के बैकग्राउंड में देखने के लिए उसे ओपन करते हुए कैप्टन से, मतलब जो माचो मैन है, उसे पूछने लगती है, कैप्टन मैं तब से समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रही है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला। तो इस समय माचो मैन भी पूछने लगता है, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो अभी कैटी कहने लगती है, ये आर्टिफैक्ट जो कि बैरिक को मारने के बाद मिली थी, और क्या ये एक ऐसी चीज है ना जिससे कि पावर को अदर रियलम से यहाँ पे लेके आया जाता है, बिल्कुल रेलिक ऑफ वॉइड की तरह। तो इसके रिप्लाई में अभी माचोमैन कहने लगता है, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि फेलो ये जो आर्टिफैक्ट है इसके माध्यम से जो डिवाइन एबिलिटी है उसे काम में यूज करता है। तो अभी कैटी कहने लगती है, नहीं मैं तो ये समझ गया, लेकिन एक बात जो कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है, जितना कि मुझे पता है कि कैप्टन कभी भी किसी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 5 साल पहले ऐसा किया हुआ था कि कैप्टन जो रेलिक ऑफ वॉइड है उसे ऐसे ही उठा लिया, और कैप्टन आप तो ऐसा कोई पर्सन नहीं हो जो कि बिना किसी एविडेंस के ऐसे ही किसी भी चीज के ऊपर अंधाधुंध विश्वास करे। तो मुझे ऐसा लगती है कि कुछ तो हुआ है जो कि आप हम लोगों से पिछले 5 सालों से छुपा रहे हैं। तो इस समय कैटी के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी माचो मैन कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप ही कार को ड्राइविंग कर रहा होता है। और इस तरीके से कुछ देर चुपचाप रहने के बाद अभी कहने लगता है, वेल या लगता है वो सब कुछ बताने का टाइम आ ही चुका है कि किस कारण के लिए मैं जितने भी अनबिलीवेबल चीज है उसमें बिलीव करने लगा। और ये कहने के साथ ही अभी माचो मैन अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जिससे कि मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। माचो मैन जब ये वॉर हुआ था उससे पहले एक मेगा ऑपरेशन जिसका नाम था ईस्ट, उसके अंदर एक रिसर्चर के रूप से काम करा करते थे। और माचो मैन जिस जगह पे काम किया करता था उस जगह पे एक अजीब सा बंकर का दरवाजा भी था, जिसके अंदर बेसिकली किसी को आना जाना पूरी तरीके से मना किया गया था। लेकिन एक दिन टाइम मिलते ही माचो मैन वो जो बंकर का दरवाजा है उसे खोल के अंदर की तरफ चला जाता है। और अंदर की तरफ आते ही अभी सामने की तरफ जो दृश्य है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अभी सामने की तरफ माचो मैन को बस एक प्रिंटर को दिखता है और सामने की तरफ जो दीवार है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्राचीन टाइप का जो छवि है उसे दीवारों में ड्राइंग किया हुआ दिखाया जाता है। और इस वक्त तो माचो मैन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है जब वो देखता है वो जो प्रिंटर है उसके सामने ऐसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट इधर उधर के बिखर के पड़ा हुआ है। तो इस समय माचो मैन उन सभी कागज को अच्छी तरीके से देखने लगता है, लेकिन उसे घंटा भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करता है, वो जो डॉक्यूमेंट है उन सभी को अपने फोन में कैप्चर कर लेता है, मतलब सभी का फोटो निकाल लेता है। माचो मैन ये सब कुछ कर ही रहा था, लेकिन इसी समय दोबारा से प्रिंटर के अंदर से दोबारा से अचानक से प्रिंट होने लगता है। और देखते देखते एक कागज प्रिंटर के अंदर से प्रिंट होके बाहर की तरफ आती है। और वो जो कागज है और वो जो प्रिंटेड कागज है उसके अंदर कुछ कोडवर्ड लिखा हुआ होता है। लेकिन इसी समय
माचो मैन को बाहर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगता है। तो इससे माचो मैन वो जो कागज है उसे अपने पास ही रख लेता है और माचो मैन का इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे माचो मैन अपने पास से फोन को निकालते हुए अभी कैटी से कहने लगता है ये रहा फोन और इस फोन के अंदर अभी भी वो डॉक्यूमेंट का फोटो है। तो माचो मैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद कैटी अभी माचो मैन के पास से फोन को लेते हुए फोन के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसे अच्छी तरीके से देखने लगता है और देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि फोन के अंदर मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था अभी के टाइम पे वो सब कुछ पूरी तरीके से पाई टू पाई सच हो रहा होता है। जहाँ पे माचो मैन अभी कैटी से दोबारा से कहने लगता है डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी लिखी हुई है वो सब कुछ एक नोवेल की तरह लग रहा है, लेकिन ये एक प्रोफेसी है जो कि अपने आप को सच करा रहा है। यहाँ पे लिखी हुई एक भी वर्ड मिस नहीं हो रहा है। तो इस वक्त माचो मैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैटी माचो मैन से दोबारा से पूछने लगती है तो आखिरकार वो जो नंबर है उन सभी का मतलब क्या है। तो अभी माचो मैन कैटी से कहने लगता है कि वो नंबर वो कोड बेसिकली एक डायरेक्शन है, वो भी टाइम के साथ, बेसिकली जहाँ पे उसी लोकेशन को इंडिकेट किया गया था जहाँ पे मुझे रेबेलिक ऑफ वॉइड और उसके साथ साओ यान भी मिला। और इन सभी चीजों से ये बात तो क्लियर होता है वो जगह जहाँ पे मैं पहले काम किया करता था उस जगह के साथ गॉड का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर से है और वैसे भी गॉड भी जो प्रोफेसी है उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। और जैसा कि उस टाइम पे मैं उस जगह से जो नंबर वाला कोड था उसे चुरा लिया, तो उसी कारण ही बस मुझे एकमात्र पता था कि किस टाइम पे रेलिक ऑफ वॉइड और उसके साथ जो शाओयान है वो अपेयर होने वाला है। तो इस समय माचो मैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैटी जो कि अभी फोन के अंदर डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए दोबारा से माचो मैन से पूछने लगती है कि लेकिन कैप्टन यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर तो बस जो गॉड बैरिक है उसके मारा जाने तक ही लिखी हुई है। तो इसके रिप्लाई में अभी माचो मैन कहता है हाँ यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है उस बात की पता तो मुझे भी नहीं है। माचो मैन अभी एक कह ही रहा था इसी समय ये जो ट्रक है किसी एक चीज से बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर खाती है और टक्कर खाने की वजह से अभी तो माचो मैन के सामने जो एयर बैग है वो भी ओपन हो जाता है। और इस वक्त जैसे हम लोग को ट्रक के सामने की तरफ का सीन दिखाया जाता है तो हम लोग को अभी देखने के लिए मिलता है कि वो जो क्रिएचर है वो अभी ट्रक के सामने आके ट्रक को पूरी तरीके से रोक लिया होता है। एंड ऑब्वियसली क्रिएचर का एक करतूत करने की वजह से अभी माचो मैन और माचो मैन के साथ कैटी भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और देखते देखते अभी ट्रक को चारों ओर से वे सभी लोग ट्रक को घेरने लगता है। इसी समय तो हम लोग को एक और अजीब सा दिखने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी कार के पीछे आके खिड़की से अभी योन सांग की तरफ झांकते हुए और हंसते हुए कहने लगता है कि ओहो मिल गया द रिलीक ऑफ वॉइड। और ये कहने के साथ ही अभी वो मोटा सा पर्सन साओयान को अभी बालों से पकड़ के बाहर की तरफ लेके आता है और सामने की तरफ वही क्रिएचर से कहने लगता है कि सर लुओ हमने उसे ढूंढ लिया है, तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए। तो इस बात के रिप्लाई में अभी ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बेसिकली जिसका नाम लुओ होता है वो अभी कहने लगता है कि जैसा कि हमें बताया गया था हम लोग को रिलीक ऑफ वॉइड को लेके आना है और मुझे जहाँ तक लगता है वो इसके दिल के अंदर कनेक्ट होके रखा है, तो इससे वहां से बाहर निकालो। लो अभी ये सब कुछ कह ही रहा था इसी समय माचो मैन बहुत ही जोर से लो के मुंह के अंदर एक बहुत ही तगड़ा पंच मार देता है और कैटी से कहने लगता है कैटी तुम जाके जल्दी से साओयान को प्रोटेक्ट करो। और इस वक्त माचो मैन का एक कहते ही अभी हम लोग को वही मोटा पर्सन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके लेफ्ट साइड का जो कंधा है वो अभी पूरी तरीके से उड़ गया होता है। और जैसे ही हम लोग को कैटी की तरफ का सीन दिखाई जाती है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि कैटी वो तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने पास से एक स्नाइपर को निकाल लेती है और इसी स्नाइपर से उस मोटे पर्सन का इस तरीके का हालत कड़ी होती है। अभी तो माचो मैन कैटी से कहने लगता है कि साओयान जब बेहोशी के हालत में होता है तब वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता है, तो तुम जल्दी करो मैं कुछ टाइम निकालता हूँ जाके साओयान को और कुछ कह पाता। इससे पहले हम लोग को उसी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस समय माचो मैन के गले को कस के पकड़ लेता है और देखते देखते माचो मैन को अभी हवा में भी उठा देता है। और इसी के साथ देखते देखते माचो मैन को जोर से एक पंच भी मारता है, लेकिन इसी समय कैटी अपने स्नाइपर के माध्यम से ये जो लो है इसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। और इस अटैक को करने के बाद अभी कैटी भागते हुए अभी माचो मैन के पास आते हुए अभी माचो मैन से पूछने लगती है कैप्टन क्या तुम ठीक हो। लेकिन इसी समय अभी दो बड़े बड़े हाथ आके इन दोनों को एक साथ जकड़ लेता है और इन दोनों को ऊंची हवा में उठा लेता है। तो बेसिकली अभी इन दोनों के ऊपर ये जो अटैक है इस अटैक को लो ने किया होता है। लो अभी हंसते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग एक भगवान के ऊपर अटैक करो। तो इस समय लोगों का किया हुआ इस अटैक को देखने के बाद कैटी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और माचो मैन से पूछने लगती है आखिरकार ये सभी लोग कौन है। तो इसके रिप्लाई में अभी माचो मैन कहता है कि ये सभी लोग सेंट्रल श्राइन का फॉलोअर्स है और फिर सभी लोग
हम लोग के लिए ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं है जिसे कि हम कभी भी हैंडल कर पाए, क्योंकि इन लोगों के पास लोअर टायर के गॉड जैसा पावर है। तो इस वक्त माचो मैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लो अभी हंसते हुए कहता है, अरे देखो किसी को हम लोग के बारे में पता है, वेल मैं इन सभी चीजों के बारे में परवाह नहीं करता। और ये कहने के साथ ही अभी शाओयान को हवा में लटकते हुए अभी कहने लगता है कि तो यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है, तो तुम सभी जाके इन दोनों को ठिकाने लगा दो। और ये कहने के साथ ही अभी ये जो लुओ है वो अपने हाथ को शाओयान के छाती के आर पार काट देता है और उसके हार्ट को उसके बॉडी से बाहर की तरफ निकाल लेता है और शाओयान के हार्ट को अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इस समय लुओ को एक करता हुआ देखने के बाद कैटी, माचो मैन ये दोनों ही अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तो और बहुत ही ज्यादा परेशान भी होने लगता है। तो इस वक्त हम लोग को शाओयान को भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे उसके बॉडी से हार्ट को निकाला जाने की वजह से अभी उसका बॉडी पूरी तरीके से हवा में मिलने लगता है। तो यार देखो मुझे यहाँ पे माफ कर देना, क्योंकि मैंने एक मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि मैंने पहले बोला ना जो लो है वो शाओयान के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन लो उसके हार्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करता है। वो अभी उसी हार्ट को पकड़ते हुए किसी एक गॉड से टेलीकिनेसिस के माध्यम से कहने लगता है, मैंने उसे हासिल कर लिया और हाँ वो जो चीज है रेलिक ऑफ वॉइड वो भी पूरी तरीके से सिक्योर है, तो हम लोग बहुत ही जल्दी रिटर्न आने वाले हैं। तो इस समय हम लोग को एक गॉड को दिखाया जाता है जिसे कि अभी कोई कहता है कि जो रेलिक ऑफ वॉइड है वो अभी सिक्योर हो चुका है। तो इस बात के रिप्लाई में अभी वो गॉड कहता है कि लेकिन फिर भी वो जो चीज है पूरी तरीके से सेटल नहीं हुई है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो फूकता हुआ मोटा सा गॉड कहने लगता है कि तुम हमेशा से इस तरीके से बेहुदा चीज को कहते हो, आखिरकार एक गॉड होने के बावजूद ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण तुम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। तो इस समय वो जो छोटू सा गॉड है वो भी ये कहने लगता है, लेकिन जो भी हो मुझे अभी थोड़ा अनईजी टाइप का फीलिंग हो रहा है, क्योंकि इसके बाद से और कोई प्रोफेसी नहीं है। तो सीन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जो प्रिंटर जिसे कि हम लोग एक बंकर के अंदर देखा था, वो जो प्रिंटर है वो एक ऐसे प्रिंटर है जो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे साफ साफ प्रिंट करता था, लेकिन अभी का जो टाइम है करंट जो सिचुएशन है उसके बाद से उस प्रिंटर ने अभी तक कुछ भी प्रिंट ही नहीं किया है। तो इसके कारण ही अभी आगे क्या होने वाली है उसके बारे में किसी को ही पता नहीं है। तो अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने हाथ में शाओयान के हार्ट को पकड़ के रखा होता है, लेकिन इस समय वो कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। बेसिकली इस समय शाओयान के हार्ट के अंदर से ब्लैक कलर की ऑरा बाहर की तरफ निकलने लगता है और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को बताया जाता है कि वो जो प्रिंटर है जिसके अंदर से आगे क्या होने वाला है वो प्रिंट होकर बाहर की तरफ आती है, तो वो बेसिकली इसीलिए प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि शायद से फ्यूचर में मतलब इस टाइम के बाद से कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि ये पूरी दुनिया पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, जिसके बारे में ओमनिसेंट भी इन सभी गॉड को पहले से आगाह किया था। और जो चीज इस दुनिया को खत्म करने वाली है वो है द रेलिक ऑफ वॉइड का मास्टर। अभी तो हम लोग को जो लो है उसके हाथ में जो हार्ट है शाओयान का, उसके हार्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर की ऑरा बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाया जाता है और देखते देखते यहाँ के आसपास का जो माहौल है इसके साथ ही पूरा आसमान पूरी तरीके से काला भी होने लगता है और देखते देखते अभी बहुत सारे काला काला हाथ लोगों को पूरी तरीके से जकड़ने लगता है और देखते देखते लोगों को ये जो अंधेरा है ये पूरी तरीके से निकल जाता है। तो इस वक्त लोगों का ये हालत देखने के बाद अभी कैटी कहने लगती है कि ये लौंडा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये ना कोई गॉड है ना कोई डेमन है, ये तो इन सभी से परे है। अभी तो लोगों के साथ जो चेला चामुंडे आए थे वो सभी सामने की तरफ झुक के कुछ देखने लगता है और जैसे ही अभी हम लोगों को सामने की तरफ का सीन दिखाया जाता है तो इस वक्त हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो हार्ट है वो भी पूरी तरीके से एक ब्लैक कलर के ऑरा से बना हुआ इंसान में बदल चुका है। और इस वक्त योनसांग का ये जो बहुत ही भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन है इसे कहा गया है वॉइड मैन द गॉड ईटर, मतलब जो भगवान को खा जाता है। तो इस समय योनसांग का ये जो भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन है इसे देखने के बाद कैटी अभी माचो मैन से पूछने लगती है, कैप्टन सामने की तरफ ये जो है क्या ये हम लोगों की तरफ ही है? तो इस वक्त कैप्टन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है, ये चीज ये सबसे ज्यादा घटिया है, जिसका डर था वही हो रहा है। और इस वक्त माचो मैन का एक कहते ही हम लोग को पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को अपने दिल में घुसाने के बाद शाओयान जब बेहोशी के हालत से उठा था उस टाइम पे शाओयान अपने हाथ पाव को अच्छी तरीके से देखते हुए माचो मैन से कहने लगता है कि ओल्ड मैन, अगर तुम्हें कभी भी थोड़ा सा भी संदेह हो कि मेरे बॉडी के अंदर कोई डिमन या फिर डिमन किंग के अलावा और कोई चीज पोजेस कर रहा है तो उसी टाइम पे तुम बिना किसी हेजिटेट के मेरा जो हार्ट है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि वो क्रिएचर उसे कभी भी इस दुनिया में एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर
वो मेरे बॉडी के अंदर अपने फुल फॉर्म में आ जाते ही तो ये पूरा दुनिया, चाहे इसमें गॉड हो या फिर ना हो, ये पूरी दुनिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और साओयान का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे साओयान का वो ब्लैक वर्जन अभी एक क्रीपी सा स्माइल देता है। और इस समय सामने की तरफ साओयान को देखने के बाद अभी वो दोनों गॉड, मतलब गॉड के चमचे जो भी है, अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है, क्या क्या जो गॉड लो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वेल, अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। और ऐसे भी यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी जहाँ पे हम लोग इस तरीके का कोई क्रिएचर से फाइट करे। तो इसमें मोटे से इस बात को सुनने के बाद अभी वो एक आग वाला पर्सन मोटे से चिल्लाते हुए कहने लगता है, चुप करो, तुम ऐसे फालतू की बकवास करके मुझे पैथेटिक मत करो। हम लोग सेंट्रल टेम्पल के एलाइट सर्वेंट है, तो जो सैंक्चुरी है उसके बाहर ऐसा कोई भी एंटिटी नहीं है जो कि हम लोगों को मार सके। अभी ये एक आग वाला क्रिएचर मोटे से ये सब कुछ कहने के बाद अभी अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है कि मैं तो मोटे से ये सब कुछ कह दिया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है और अभी ऐसा लग रहा है मानो कि कोई अननोन टेरिटरी जो कि हम लोग के बॉडी को पूरी तरीके से फ्रीज कर रहा है। और अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद अभी वो एक आग वाला क्रिएचर, मतलब जो गॉड का सर्वेंट है, वो कहने लगता है कि वेल, जो होगा सो होगा, तुम सभी रेडी हो जाओ, हम सभी मिलके इसे बस एक ही स्ट्राइक में निपटा देंगे। तो इस समय एक आग वाले सर्वेंट के मुंह से इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे मौजूद और जितने भी सर्वेंट है वो सभी लोग साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। अभी तो वो एक वाला सर्वेंट कहने लगता है कि ये जो एक स्ट्राइक है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सामने एक हाई रैंकिंग गॉड भी खड़ा नहीं हो सकता है, और ये जो अटैक है इसमें मिलियन ऑफ सोल की आहुति होने वाली है। और ये कहने के साथ ही अभी जोर से चिल्लाते हुए दोबारा से कहने लगता है कि सर्वेंट ऑफ द थ्री गॉड, हम लोगों को ये जो अनहोली बीइंग है इसे जल्दी से प्यूरिफाई करने दीजिए। और इस समय वे सर्वेंट का एक कहते ही हम लोगों को ऊपर की तरफ जो फ्लाइंग क्राफ्ट है उसके सामने जो मुंह बना हुआ होता है उसे खुलते हुए दिखाया जाता है, और मुंह के अंदर अभी एक बहुत ही बड़ा अटैक को रेडी होता हुआ भी दिखाया जाता है। अभी तो देखते देखते और जितने भी सर्वेंट है वो सभी लोग अपने अपने स्पेयर के साथ साओयान के ऊपर एकदम उछल के अटैक करने के लिए भी आ जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लेजर बीम भी साओयान के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण अभी देखते देखते साओयान जिस जगह पे खड़ा हुआ था उस जगह पे बहुत ही जोर से एक धमाका होता है। और ये धमाका होने के बाद अभी हम लोग को उसी मोटू पतलू गॉड के सर्वेंट को भी दिखाया जाता है, जो दोनों अभी घुर घुर के उसी तरफ भी देख रहा होता है, जहाँ पे मोटू सर्वेंट अभी पतलू सर्वेंट से पूछने लगता है क्या हमने कर दिया। तो इस समय पतलू सर्वेंट मोटू सर्वेंट से चुप कराते हुए कहता है, ऐसे मत बोलो। और पतलू सर्वेंट का बोलने का ये मतलब होता है कि हम लोग को अभी धूल के अंदर साओयान को एकदम मेडिटेट पोजीशन में बैठा हुआ दिखाया जाता है। और सच में अभी का जो हालत है इसे देखने के बाद एकदम मजा आ गया, क्योंकि साओयान के ऊपर जो अटैक किया गया था उस अटैक के सामने एक अपर लेवल का गॉड भी टिक नहीं सकता। जहाँ पे साओयान अभी बैठे बैठे मेडिटेट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है उसे पता है, लेकिन कुछ तो कर रहा है। तो इस वक्त साओयान को इस तरीके से बैठा हुआ देखने के बाद अभी वो मोटू सा गॉड का सर्वेंट कहने लगता है कि अरे इसे तो अभी मिट्टी में मिल जाना चाहिए था। तो इस बात के रिप्लाई में वो पतलू सा सर्वेंट कहता है कि अरे चुप हो जाओ, फालतू की बकवास मत करो, और हाँ ऐसे रेकलेसली आपने चाले मत चलना। इस वक्त तो हम लोगों को कैटी को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी साओयान का इस तरीके से बैठा हुआ रूप देखने के बाद अभी माचो मैन से पूछने लगती है आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके रिप्लाई में माचो मैन कहता है मुझे माफ कर देना। तो कैटी पूछती है आखिरकार क्या गलत हुआ, जहाँ पे माचो मैन अभी सामने की तरफ आते हुए कहने लगता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा बुद्धू हूँ, मुझे इससे पहले साओयान के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। तो माचो मैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी कैटी भी पूछने लगती है आखिरकार यहाँ पे क्या गलत हुआ, और तो और साओयान का ये रूप आखिरकार ये क्या है। तो इस वक्त माचो मैन कैटी से कहने लगता है कि जब साओयान बेहोशी के हालत से उठा था 5 साल पहले, तब साओयान ने मुझे कहा था कि उसके अंदर अगर इस तरीके का कोई एंटिटी आती है तो उसके हार्ट को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि ये जो चीज है ये हेल के अंदर भी क्लैमिटी लेके आया है। इवन हेल का जो किंग है वो इससे भी नहीं बच पाया है, और इसके पास में जो कुछ भी आती है उन सभी को ये अपने अंदर डिवोर कर लेता है। और इसके पेट के अंदर जो एक बार चला गया वो कभी भी उस जगह से एस्केप ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो जगह है वो हेल ना हेल तो छोड़ो, इस दुनिया में जो कुछ भी है उन सभी से परे है। और ये जो जगह है इसका नाम है द वॉइड। और माचो मैन का ये कहते ही अभी हम लोग को साओयान के ब्लैक वर्जन को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने हाथ से कुछ हैंड साइन जैसा क्रिएट करने लगता है, वो भी एक क्रीपी सा स्माइल के साथ। और देखते देखते ये पूरा जगह अंधेरे में डूब जाता है, जहाँ पे इस समय कैटी घबराते हुए माचो मैन से कहने लगती है कि मेरा रेजिस्टेंस वो तो पूरी तरीके से नॉलिफाई हो चुकी है। जहाँ पे माचो मैन अभी कहता है ये वॉइड है, यहाँ पे किसी का भी कुछ नहीं चलता है। माचो मैन एंड कैटी ये दोनों आपस में इस तरीके से बात कर ही रहा था, इसी समय यहाँ पे साओयान आ जाता है, वो भी ओरिजिनल वर्जन में, जहाँ पे साओयान इन दोनों से कहने लगता है कि तो
एट द एंड तुम लोग इसे रोक नहीं पाए। तो अचानक से शाओयान को सामने की तरफ देखते हुए कैटी शाओयान से पूछने लगती है, तो तुम अभी भी जिंदा हो? तो इस समय शाओयान कहता है, वेल मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे रहना जिंदा रहने के समान भी होता है या नहीं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी कैटी शाओयान से पूछने लगती है, तो बताओ आखिरकार हम लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या हम लोग मारा जाने वाले हैं? तो इस बात के रिप्ले में अभी शाओयान कैटी से बोलने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे है ये मृत्यु से भी पड़े है। और ये कहने के बाद ही पीछे की तरफ वो दोनों सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, खुशी मनाओ क्योंकि हम लोग यहाँ पे है और इसके साथ वो सर्वेंट भी है। इसका मतलब ये वॉइड का जो मास्टर है वो अभी भी इस पूरी दुनिया को नहीं निकला है। इस वक्त तो हम लोग को वही मोटू पतलू के जोड़ी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे मोटू अभी पूछने लगता है, पतलू आखिरकार यहाँ पे रात कैसे हो गया? तो इस बात को सुनने के बाद पतलू अभी चिड़चिड़ा होते हुए कहने लगता है, मुझे कैसे पता होगा? और शाओयान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वो कमीना वो तो अभी भी जिंदा है। इस वक्त तो हम लोग को दोबारा से मोटू को दिखाया जाता है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसे चार्ज करने लगता है, ये जो वॉइड है इसमें अटैक करने के लिए। और देखते देखते ये जो वॉइड है इसके अंदर डिवाइन एनर्जी को फैलाने लगता है। और अभी सामने की तरफ इतना ज्यादा डिवाइन एनर्जी को फैलता हुआ देखने के बाद माचो मैन इन सभी से कहने लगता है, जल्दी से पीछे हट जाओ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी शाओयान इन सभी से कहने लगता है कि नहीं नहीं यहीं पे रुक जाओ, इससे घंटा भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो हम लोग को वही मोटू को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन पावर से अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त उसके डिवाइन एनर्जी के सामने अचानक से एक बड़ा सा मुंह आ जाता है। तो इस समय शाओयान इन सभी से कहने लगता है कि मतलब वही मोटू पतलू से कहने लगता है कि तुम दोनों क्या सोचते हो कि डिवाइन एनर्जी ही सब कुछ होता है? और ऐसे भी इस जगह पे ऐसे ही ओपनली डिवाइन एनर्जी को यूज करना मतलब अपने मौत से गले लगाना, तुम्हें तो पता ही नहीं है आखिरकार तुम लोग कहाँ पे हो। ये जगह वॉइड नाम से जाना जाता है। इवन हेल के अंदर ये जगह डेमन किंगों का कब्र स्थान के नाम से जाना जाता है। और इस समय शाओयान का एक कहते ही अभी हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक कलर के उड़ता हुआ खोपड़ियों को दिखाया जाता है, जो कि इधर उधर से आके यहाँ पे मौजूद जितने भी सर्वेंट है उन सभी को चबा चबा के खाने लगता है। तो अभी का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद अभी कैटी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए शाओयान से पूछने लगती है, तो इसका मतलब क्या हम लोग भी डेंजर में है? तो इस बात के रिप्लाई में शाओयान कहता है कि नहीं नहीं हम लोग डेंजर में नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग जिस डेमन के खोपड़ी को देख रहे हो ना, ये वही डेमन है जिन लोगों के पास से मैं पावर को फॉलो करता हूँ। और इस समय शाओयान का एक कहते ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो यार गाइस आप लोग ना कमेंट करके बोलना आप में से कितने सारे लोग वीडियो को एंड तक देखे हो, और हाँ कमेंट करके बोलना कि ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना। आज का लाइक एम रखते हैं 1 ट्रिलियन एंड कमेंट एम रखते हैं 1 बिलियन। तो यार देखो जल्दी से पूरा कर देना, बहुत ही छोटी एम रखा है मैंने। तो बहुत हो गया आज का, तो बिना किसी तरीके में भी चलता हूँ जल्दी से। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।